Our guests today, ladies and gentlemen, let's welcome respected Vice Chancellor of the Professional University, Dr. Jaspal Singh Sandhu. Welcoming Mr. Awad Oja, who is founder of Oja Classes, UPSC coach and educator, Dr. R.C. Agarwal, Mr. Nigraj Singh Rajput, Mr. Abhinay Sharma, Mr. Rohit Vedwan, Mr. Saurabh Sindhe. Ladies and gentlemen, on the largest possible round of applause, please welcome all our guests today. I will repeat, let's welcome the guest of honor, Dr. Jaspal Singh Sandhu, who is respected Vice Chancellor of the Professional University. Esteemed guest, Dr. Raviraj Gupta, Pro-Vice Chancellor of the Professional University. And let's welcome the distinguished guest speakers of the event, Mr. Awad Oja. पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में इन्हें कुछ ना मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अवध ओझा सर के लिए। Present here. And Jai Hind, my dear friends. देखो भाई, अभिनय सर दो बातें कह के गए। एक तो उन्होंने कहा भाई मेरी पत्नी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो उनका गुस्सा थोड़ा सा वाजिब है। लेकिन मेरी पत्नी के पास या मेरे साथ जो भी आदमी है उसके पास अगर मेरे लिए टाइम नहीं है तो मेरे पास उसके लिए भी टाइम नहीं है। सिंपल सी बात है यार, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इसी बात को कह गया है कि भाई ओझा सर से पूछ लीजिएगा कि अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए, ब्रेकअप मरे हुए लोगों का होता है, जिंदा लोगों का ब्रेकअप नहीं होता। मेरा आज तक नहीं हुआ और तुम्हारा हो रहा है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ उसका। भाई रावण ताकतवर था कि नहीं था? खींच लेता था। बाली सुना ना? यस सर। तो बाली के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसका दुश्मन होता था उसकी वो आधी शक्ति खींच लेता था। जब वो मर गया तो उसकी बीबी तारा ने सुग्रीव से शादी कर ली। अगर तुम मरे हुए होगे तो तुम्हें दुनिया छोड़ देगी। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम मरे हुए हो, अगर पूरी दुनिया तुम्हें प्यार करती है तो तुम जिंदा हो। बस ये डिस्टिंग्विश करना है कि जिंदा होके प्यार कर रहे हो कि मर के प्यार कर रहे हो। बहुत सारे लोग आते हैं काउंसलिंग के मुझसे बोलते हैं सर माय गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी। मैंने कहा मेरी वाली से कर ले। कितनी एज है तेरी? बोले 17। उसकी वजह क्या है? आप एजुकेशन को गलत ढंग से पढ़ते हो। ये जो आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं उसकी सबसे बड़ी वजह, द मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड इज एजुकेशन। एग्जाम्पल डॉक्टर एपीजे कलाम, उनके फादर के पास फीस जमा करने को पैसे नहीं थे। उनके टीचर थे सुब्रमण्यम साहब, उनके घर जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा। तो बोले साहब हमारे पास फीस नहीं है साहब। बोले हम जमा करेंगे। एंड दैट मैन फ्रॉम अ पेपर वेंडर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ यस। 3 शराबी जो है वो एक टैक्सी वाले के पास पहुंचे और बोले भाई फला फला जगह छोड़ दे। टैक्सी वाले ने गाड़ी स्टार्ट की, तीनों को बिठाया और फिर गाड़ी बंद कर दी। बोले जहां आपने कहा था उस जगह आ गई। एक उतरा, उसने पैसा दिया। दूसरा उतरा, उसने थैंक यू बोला। तीसरा जब उतरा उसने 2-3 चाटे मारे टैक्सी में। कहा धीरे चलाया कर, आज तो मरवा ही दिया होता। अगर बेहोश हो तो कहीं नहीं पहुंचोगे। ये जो कॉन्सेप्ट है री इमेजिन एजुकेशन का, एजुकेशन सीड है, वो बीज है, सीड। अगर उस सीड को कायदे से नर्चर किया जाए तो एजुकेशन से एक स्प्राउट पैदा होता है। स्प्राउट, उसका नाम है नॉलेज। और अगर उस स्प्राउट को मैनेज किया जाए तो उससे एक पेड़ पैदा होता है और उस पेड़ का नाम है विजडम। एजुकेशन विदाउट विजडम इज अ वेस्ट। अगर आपकी एजुकेशन आपके अंदर विजडम नहीं पैदा कर पा रही है, आप लोग एग्जाम्पल विजडम, एक साहब लड़की देखने गए,
से उन्होंने पूछा कि भाई कितने पढ़ी हो? लड़की ने कहा MFIAS। बोली MFIAS? तो लड़के ने ये सोच के कुछ नहीं पूछा कि अगर लड़की को ये पता चल गया कि यार इसको यही नहीं पता MFIAS क्या है, तो मामला तो यार बिगड़ जाएगा। उसने पूछा ही नहीं, शादी हो गई, हनीमून मनाए, घूम टहलाए। फिर एक दिन लड़के ने लड़की से पूछा कि ये MFIAS कौन सी डिग्री है? तो लड़की बोली मैट्रिक फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स। राजा राममोहन रॉय, विजडम, राजा राममोहन रॉय 18th सेंचुरी के फादर ऑफ रेनेसांस। 4 लोगों की बात मैं करूंगा सर। री इमेजिन एजुकेशन, बस यही थीम है। अगर आपने एजुकेशन को इस पैटर्न पे कर लिया, मतलब एजुकेशन, नॉलेज, विजडम, तो उसका जो रिजल्ट है वो है सक्सेस। 18th सेंचुरी इंडिया, भारत गुलाम, अंग्रेजों का शासन, मार रहे हैं दौड़ा दौड़ा के लोगों को, हमें छोड़ के। हमने एक बात हमारे पिताजी ने सिखाई कि देख बेटा, अगर इस संसार में जीना है तो बाकी सब ड्रामा है, सिर्फ एक शब्द सत्य है और उस शब्द का नाम है पावर। उसी पावर से पैदा होता है भौकाल। गुलाम हो गया देश, और पहली बार ऐसा गुलाम हुआ। गुलाम आक्रमण तो बहुत हुए इस देश में, बहुत ज्यादा। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कॉन्टिन्यूअस इन्वेजन हुए। अगर तुम एंशिएंट इंडिया उठाओ तो शाकास, फिर कुशान, फिर हून्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम इन्वेडर्स आए, शुरू से। फिर अगर तुम मेडिवल इंडिया देखो, टर्क्स, मुगल्स, मंगोल्स, अफगानीज। उसकी वजह यह है कि अगर आपका घर एक महल है और उस महल में सोने लगे हुए हैं और आपके पास 10 मर्सिडीज है, 4 डिफेंडर, 15 फॉर्च्यूनर, लेकिन आपका घर जो है, तो मैं अपनी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। गवर्नमेंट से लड़ना नहीं है, सरकार है। तो अगर आपका महल है और इतनी सारी गाड़ियां हैं, लेकिन आपका घर के चारों तरफ झोपड़पट्टी है, तो जिस दिन आप कमजोर पड़ेंगे, इस झोपड़पट्टी के लोग आपके घर में कूदेंगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कि जैसे ही भारत में सेंट्रल पावर कमजोर होती थी, जैसे ही मौर्यंस, द सेंट्रल पावर इन एंशिएंट इंडिया, मौर्यंस, जैसे ही मौर्यंस कमजोर हुए, तुम तुरंत फॉरेन इन्वेजन देखो। कुशान्स, हून्स, कुशान्स, शाकास। जैसे ही गुप्तास कमजोर हुए, तुरंत फॉरेन इन्वेजन, हुनर्स। जैसे ही राजपूत कमजोर हुए, टर्क्स, महमूद गजनी। और महमूद गजनी को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कमजोर हैं तो आप लूटे जाएंगे, आप मारे जाएंगे, और फिर आप रोएंगे। इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट ये है कि हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, इसने हमें परेशान किया, इसने हमें परेशान किया, इसने हमें परेशान किया, सब समाज हमें परेशान कर रहा। किसी की क्या औकात है कि आपको परेशान करे? अगर भाई भगवान कृष्ण है, शिशुपाल गाली दे रहा है, ट्रायल ले रहा है, गाली, और वो मुस्कुरा रहे हैं। 100 पर रिमाइंड भी करा रहे, रिमाइंड भाई तेरी जीबी खत्म, तू लिमिट से बाहर जा रहा है। और जब 100 क्रॉस हुआ, पिस्टल निकाली, 4 गोली मारी उसको। जब आप कमजोर होगे तो ये लोग आपके घर में कूदेंगे। अगर आपका घर महल है और आपके अगल बगल झोपड़पट्टी है, और मैंने कहा मुगल कमजोर हुए, अफगानिस्तान अंदर आए। अब जब 18th सेंचुरी में हम गुलाम बने तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यार हो क्या रहा है। रूरल दिखाई नहीं पड़ रहा था। भाई बंगाल की गद्दी पे कौन है? बंगाली, फिर भी लोग परेशान है। विदेशी दिखाई ही नहीं पड़ रहे। तो प्रेजेंट टाइम में एक आदमी बाहर निकल कर आता है और वो एक कॉन्सेप्ट देता है कि हम बैकवर्ड हो गए हैं,
बैकवर्डनेस की वजह से हम वीक हो गए, और बैकवर्डनेस और वीकनेस की वजह से हम गुलाम हो गए। तो लोगों ने कहा फिर अब क्या करना चाहिए? तो 1828 में वो आदमी एक सोसाइटी क्रिएट करता है। उस सोसाइटी का नाम है ब्रह्मो समाज। और उस सोसाइटी जो ब्रह्मो समाज, उसका ऑब्जेक्टिव है क्या? रैशनल एजुकेशन। ये है री इमेजिन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। आप सब रे लोग चाहते होगे, आप सबका ड्रीम होगा कि यार अमेरिका में पढ़ने, यार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, साउथ अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं। वेनेजुएला की हालत बहुत खराब है, उसके प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ इस तरह से लोगों को नहीं उठा पाते जिस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिका ने उठाया है। आप में से ज्यादा लोगों का ड्रीम होगा कि हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चले जाए, ज्यादा बड़ी स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए जर्मनी चले जाए, ब्रिटेन चले जाए। आप में से कितने सारे लोग हायर स्टडीज के लिए अफगानिस्तान जाना चाहते हो? हो सकता है, बड़े सारे एडवेंचरस लोग होते हैं। एडवेंचर जिंदगी में बहुत प्यारी चीज है। मेरा एक दोस्त था 12th में, दिल्ली आया। हमारे लिए दिल्ली आना 1990 में बहुत बड़ी बात है कि भाई दिल्ली आ रहा है। तो आया तो वो दिल्ली की कहानी सुनाने लगा, ये है दिल्ली में, ये है, वैसा है, वहां पे कनॉट प्लेस है, बड़ी प्यारी जगह है, और इतनी शानदार और खूबसूरत सारी लड़कियां पकड़ लेती हैं। अरे मैंने कहा भाई दिल्ली जाना है, किसी भी कीमत पे कुछ भी हो जाए दिल्ली तो जाना है। अब ये होगा कि घर वाले कैसे भेजेंगे यार, दिल्ली तो भेजेंगे नहीं। तो उस वक्त हमारे से बड़ा क्रेज होता था सीएमटी का और इंजीनियरिंग का और इन सब चीजों का, आज भी है, उस वक्त बहुत ज्यादा। तो हमने अपने घर पर कहा कि भाई दिल्ली जाना है और वहां पे कोचिंग है, कोचिंग में सेमिनार करने जाना है। तो मेरी माँ ने मेरी तरफ बड़ी गौर से देखा, बोले तू, मेरा पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे पढ़ोगे तो बाबू हो जाओगे। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है। आज हम क्यों री इमेजिन एजुकेशन की बात कर रहे हैं? जापान 1857 में गुलाम और 1910 में वर्ल्ड पावर बिकॉज ऑफ एजुकेशन। अभी मैंने आपसे कहा कौन अफगानिस्तान पढ़ने जाना चाहता, आप में से किसी ने हाथ नहीं उठाया। जितनी भी कंट्रियां जिनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी, वो पावर है, वो सुपर पावर है। चाइना हमारे साथ पैदा हुआ, चाइना 1949, 2 साल बाद, हम बड़े हैं उससे 2 साल। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, 3 कंट्रियां एक साथ पैदा हुई। एंड चाइना इज कंपीटिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रीजन एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम इतना प्यारा है। भारत जब महान था एंशिएंट पीरियड, तो किस चीज के लिए जाना जाता था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। व्यक्ति महान बनता है एजुकेशन से, समाज महान बनता है एजुकेशन से, देश महान बनता है एजुकेशन से। पर वो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? रैशनल एजुकेशन। जो मैंने अभी आपसे कहा कि राजा राम मोहन रॉय ने एक सोसाइटी बनाई, ब्रह्म समाज, जिसका एक एजेंडा था कि वी विल प्रमोट एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन? रैशनल एजुकेशन। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, ऐसे मत पढ़िए। दिल्ली वाली कहानी पूरी करूंगा, चिंता लेने की कोई बात नहीं कि भाई दिल्ली वाली बात नहीं बता रहा भाई। तो यार मैंने तो कभी स्टैंड अप कॉमेडी की नहीं, पर करने की इच्छा है। तो दिल्ली वाली कहानी पूरी करूंगा, कहानियां सारी पूरी करूंगा। कहानियां ही सुनाने आया हूं, क्योंकि कहानियों से मैसेज किसी चीज में नहीं होता। सबसे ज्यादा मैसेज अगर किसी चीज में होता है, एंड स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट वे टू टीच। इसलिए बचपन में हमें बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं, क्योंकि कहानियों में मैसेज होता है, आपको मैसेज पकड़ना होता है। आप मूवी देख के मैसेज नहीं पकड़ पा रहे हो, तो मिर्जापुर आई थी ना, तो गुड्डू भैया की तरह नहीं जीना है कि लाला हमको खुद ही नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे, बेवकूफ हो तुम। और मुन्ना भैया की तरह नहीं जीना है। तमन्ना है, टैलेंट है नहीं। पापा एक बार आप हमको मिर्जापुर को देके तो देखो,
आप बहुत प्राउड फील करोगे। तुम खत्म हो। और ऐसा पैसा मांगने वाला भिखमंगा होता है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो गद्दी मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। मांगना कुछ नहीं है, छीनना है। पापा एक बार आप अभी मिर्जापुर दे दो पापा, आप बहुत प्राउड फील करोगे। सीखना है। इस दुनिया में अगर आपने सीखने की कला डेवलप कर ली तो रैशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं कौन? राजा राम मोहन रॉय। आप ही अपनी एजुकेशन पर रैशनैलिटी लेकर आओ कि ये क्यों हो रहा है। जो भी चीजें घट रही है ना उसके पीछे एक हिडन रीजन है, एक कारण है। ऐसे नहीं हो रही है। आप सारे लोग पैसे का इस्तेमाल करते हो, सारे लोग पैसा कमाना चाहते हो और खूब कमाओ में छोटे मोटे टारगेट है, ज्यादा मैंने बनाया नहीं। छोटा मोटा टारगेट है 2 लाख करोड़ का, छोटा है, पूरा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बनाए बस इसलिए, सिर्फ जीवन कॉन्सेप्ट पे चलता है और कोई भी चीज नहीं। आपके अब अगर आपसे मैं पूछूं कि दुनिया में करेंसी सिस्टम क्यों पैदा हुआ, तो देयर इज अ रेयर पॉसिबिलिटी कि आप में से कोई बता सके, क्योंकि आपने आज तक पढ़ाई शायद रैशनल स्टैंडर्ड पर नहीं की। क्यों? क्योंकि आपने कहानियां तो आप सुनते रहे। तो मैं दिल्ली गया, मेरे पिताजी बहुत महान आदमी, उन्होंने आज तक मुझे कभी मारा नहीं, और आज जो भी मैं हूं उसमें 98% कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे पिताजी का है, 8% मेरे टीचर्स का है और 1% मेरी वाइफ का है, जो मुझसे सवाल नहीं करती। मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं मारा ही नहीं। लोगों ने इतनी शिकायत की, जिसने शिकायत की उसी को गाली देकर भगा दी। स्कूल में एक बार शराब की बोतल पकड़ गई, दिल्ली में फिर आऊंगा मैं, दिल्ली वाले मुद्दे पे आऊंगा, कहानी पूरी नहीं हुई। स्कूल में शराब की बोतल पकड़ गई, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, मिस्टर ओझा। मैंने कहा सर यू ब्रिंग लिकर इन द स्कूल? मैंने कहा नो सर। और यू इडियट, यू कम आउट। ऑफिस में लेके गया, ऑफिस में भाई साहब टेबल में बॉटल, दिस इज योर बॉटल। मैंने देखा गौर से, मैं भाग के क्लास में गया, बैग उठा के लाया, मैंने फादर को देखा कि फादर माय बॉटल इज इन माय बैग। यू गेट आउट फ्रॉम हियर, यू गो एंड कॉल योर फादर। 1990 पेरेंट्स अपने बच्चों को पटक पटक के मारते थे। 1990 मैं घर पहुंचा, मेरे पापा ने कहा बहुत जल्दी आ। मैंने कहा यार वो शराब की बोतल पकड़ ली, और प्रिंसिपल कह रहा तुम्हारी है? बोले तुम्हारी है? मैंने कहा मेरी तो मेरी बैग में है। तो फिर क्यों परेशान कर रहा? पर ईमानदारी को तो इनाम देना चाहिए। मैंने कहा नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं समझ। आपको बुलाया है। द्रोणाचार्य भी टीचर थे, उनके डिसिप्लिन ने उनको मारा था। पढ़ने से बहुत कुछ नहीं होता, समझ से। The most precious gift of God to any person in this world is wisdom. और मेरे पिताजी दूसरे दिन स्कूल गए, प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि तुम्हारा लड़का शराब की बोतल लेकर आता है। देखे मेरी तरफ, स्कूल में घर में पिया करो यार। I have been born and brought up by such type of father. बोले देख समाज तो तुझे बिगाड़ेगा ही, तो मैं इतना बिगाड़ दूंगा कि तू समाज के लिए चुनौती हो जाएगा। और आज मैं हूं। लोग मेरा नाम लिए बिना वायरल नहीं होते। तो साहब पहली जो चीज है ना, रीइमेजिन एजुकेशन का जो पहला पिलर है जिस पर आज से आप ध्यान देंगे, वो है रैशनैलिटी इन एजुकेशन। जो भी पढ़ना है उसको जानना है। जैसे मैंने क्वेश्चन किया, कौन ट्राई करेगा? 5,000 रुपए का सवाल है, दे के जाएंगे कैश में।
रखवा दे तब मानोगे। भाई माइक का है, माइक दो भाई, किसी को दो। हो सकता है किसी की किस्मत में आज पार्टी करना लिखा हो। माइक दो भाई, माइक तो भाई यार 5,000 जेब में से एक ही आदमी से आंसर दूंगा। मैं अपने ड्रेस परमानेंट पहनता हूँ, डेली बदलता नहीं हूँ। मैं पैसे बहुत कम खर्चा करता हूँ। मुझे किसी को दिखाना थोड़ी है, मुझे लोगों को सताना है। हाँ भाई, कौन जवाब दे रहा है? करेंसी सिस्टम क्यों आया सर? तो बार्टर सिस्टम को एलिगेट करने के लिए करेंसी सिस्टम का इन्वेंशन हुआ था। कहाँ से बोल रहे हो? स्कूलिंग सर नोएडा। नोएडा। तो भाई किसी और को थैंक यू सर। कोई बात ट्राई करिए बोली। अच्छा, एक लड़का एक लड़की ऐसे करना, सिर्फ लड़कों को मत देना। चलो भाई। सर जब पहले के टाइम पे गोल्ड कॉइन सिस्टम में होता था तो वो रिक्स हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था? रिक्स हो जा रहा था। रिस्क। हाँ हो रहा था। तो पेपर जब आया तो रिस्क हो गया। पेपर? अरे मार के लटका देंगे तुमको। कोई बात नहीं, वेरी गुड, अच्छा भाई, बुरा मत मानना। चलो लास्ट चांस, लास्ट। पैसे के नाम पे कैसे एक्टिव हो गया भैया? हम भी हो गए। यस प्लीज। सर पहले के टाइम पे लोगों को डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स रहता था, यानी कोई चीज लेने के लिए अपना कुछ देना होता था। तो एक अच्छा, आप शहर में रहते और आपको एप्पल के 10 लैपटॉप खरीदने, तो आप एक ट्रक गेहूं लेके एप्पल के शोरूम पे जाओगे? बहुत मारेगा आपको। जैसे ही अर्बनाइजेशन पैदा होगा, अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। बिकॉज अमेरिका इज अ अर्बनाइज्ड नेशन। जैसे ही अर्बनाइजेशन पैदा होगा, यानी शहर की अर्थव्यवस्था पैदा होगी, वैसे ही करेंसी सिस्टम पैदा होगा। सिंपल। अर्बन इकोनॉमी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट करेंसी सिस्टम। तो पहला काम करना है, रैशनैलिटी डेवलप करनी है अपनी एजुकेशन में। दूसरा काम, बेसिक्स। सरदार भगत सिंह, बेसिक्स। अगर जिंदगी के बेसिक्स क्लियर है, जैसे मुझसे बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, आके बताते हैं भैया फला नाराज रहने दो, या कोई आपसे नाराज नहीं। अगर आप किसी का इंटरेस्ट फुलफिल नहीं कर रहे हो तो ही वो आपसे नाराज होगा। सीधा R=I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। मुझसे बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट मुझसे है, पर मोदी जी नहीं मिलना चाहते क्योंकि मैं उनके इंटरेस्ट का नहीं हूं। सिंपल। जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, R=I, जिसको भी अपने करीब आना है उसका इंटरेस्ट पता कर लो और वही फुलफिल करना शुरू कर दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एजुकेशन रही है। R=I। सरदार भगत सिंह, कार्ल मार्क्स को लेकर इतना ज्यादा डिवोटी है, ये लैंड उनका है। और कार्ल मार्क्स शायद ही दुनिया में लोगों को समझ में आया वो आदमी प्यारा नियम बड़ा हिडन करके रखा कैपिटलिस्टों ने उस आदमी को। वो आदमी एक बड़े प्यारा फॉर्मूला कहता है, बहुत प्यारा। कहता द सेक्शन इन द सोसाइटी विच कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो द रूलिंग क्लास इन द सोसाइटी।
a section in the society which controls the means of production. तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में राजा कौन था? फ्यूडल लॉज. प्रोडक्शन की यूनिट क्या थी? लैंड. तो जिसके पास लैंड था वो राजा थे. कब? प्री मॉडर्न वर्ल्ड में. मॉडर्न वर्ल्ड में मेन प्रोडक्शन यूनिट क्या है? इंडस्ट्रीज. तो जो आज इंडस्ट्रीज कंट्रोल करते हैं वो राजा है. मुकेश अंबानी जी है. आपको क्या लगता है देश भाजपा चला रही, कांग्रेस चला रही? देश चला रहे मुकेश अंबानी जी. वो अपनी बेटी की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्चा करते. एस्टिमेटेड 5,000 करोड़. उसको गिफ्ट में ये वर्ली सीलिंग के पास एक बंगलो गिफ्ट करते हैं. 1,000 करोड़. जैसे आप में से बहुत सारे लोग अगर बर्थडे अपना मनाओ तो आपको गिफ्ट क्या मिलेगा? पेन, राइटिंग पैड, टेबल लैम्प विदाउट वायर. आदमी की औकात उसको मिलने वाले गिफ्टों से भी पता चलती है. और ये सब गिफ्ट देने के बाद लोग आपसे पता क्या बोलेंगे कि गिफ्ट की वैल्यू मत देखना, फीलिंग देखो. फीलिंग. आप मन में सोचोगे भाई फीलिंग पैदा ही नहीं हो रही, देखूं कहां से? तो जो आदमी 5,000 करोड़ शादी में खर्चा कर रहा है, 1,000 करोड़ का गिफ्ट दे रहा है, 6,000 करोड़. पार्लियामेंट 545 पीपल, मोस्ट ऑफ देम वेयरिंग धोती. ज्यादा पैसा आता है ना. और कल अगर वो पार्टी दे दे सारे पार्लियामेंटेरियन को, टी पार्टी, और रख दे 10,000 करोड़, उठा लो. अगले हफ्ते में गवर्नमेंट गिर जाएगी. मार्क्स ने फॉर्मूला दिया. उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट किसने किया दुनिया में पहली बार? लेनिन ने. रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917. एंड कैन यू इमेजिन द रैशनैलिटी ऑफ सरदार भगत सिंह एंड ग्रुप? सर दुनिया के पहले आदमी है सरदार भगत सिंह जिनका फांसी के वक्त वेट बढ़ गया था. ही इज द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जिसका फांसी से पहले वेट बढ़ गया था. वेट या तो बीमारी में बढ़ता है या खुशी में बढ़ता है. और एक दिन पहले फांसी हुई थी. एक दिन पहले, मतलब फांसी होनी थी उनको 24 मार्च को. पर गवर्नमेंट को खबर मिली कि शायद इंफॉर्मेशन थी कि जो फ्रांस में हुआ था कि जेल तोड़ के कैदियों को बाहर निकाल ले गए थे बैस्टील, वैसे इंडिया में भी होगा. लाहौर जेल को तोड़कर कैदियों को बाहर ले गए. तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ठीक है यार 23 को ही हैंग कर देंगे. होनी थी 24 को और 22 की इवनिंग में उन्हें इन्फॉर्म किया गया. और सुबह 4 बजे तो बारकर पहुंचा जेलर था, तो तैयार थे, नहा धो के रेडी. किताब पढ़ रहे थे. सोचो जिस आदमी को फांसी होने जा रही है वो किताब पढ़ रहा है. यंग मैन. और किताब कौन सी पढ़ रहे हैं? मार्क्स एंड लेनिन. और बारकर ने उनसे पूछा कि लास्ट विश. उसको बाद में बर्खास्त कर दिया गया था बारकर को. उसने फायरिंग सैल्यूट दे दिया था. इतना इंप्रेस हुआ सरदार भगत सिंह से, तो बोला लास्ट विश. और इस किताब के 15 पेजेस बचे हुए हैं, उनको पढ़ लेंगे. और सरदार भगत सिंह जी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है लेनिन का. और 1924 HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इस देश के जो किसान हैं, इस देश के जो मजदूर हैं, उनके कब्जे में होना चाहिए प्रोडक्शन यूनिट एंड दे विल बिकम द किंग. तो पहली चीज है रैशनैलिटी. दूसरी चीज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स. री इमेजिन एजुकेशन. अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आता है तभी मजा आएगा. अब इन्होंने कहा ना कि एजुकेशन, पढ़ाई में मजा आना चाहिए. बिल्कुल एकदम सही बात. एक लड़का आया मेरे पास, बोला सर IAS की तैयारी में कितने घंटे पढ़ना चाहिए?
मैंने कहा तेरी गर्लफ्रेंड है? कहा नहीं है। हमने कहा नहीं बताएंगे। मैनेजमेंट के पास गया। मैनेजमेंट में हमारे जो सर थे रविंद्रन सर, अब तो रहे नहीं, बहुत मतलब दुनिया में मुझे 2-4 ग्रेट लोग मिले, उनमें से एक वो भी थे। जाके बताया कि सर माय फादर हैज सेंट मी हियर टू स्टडी एंड आई एम नॉट हियर टू मेक अ गर्लफ्रेंड एंड मुझे वो सेइंग टू हैव अ गर्लफ्रेंड। उन्होंने नेक्स्ट वीक भिजवाई मुझे क्लास में। मैं समझ गया कुछ कांड हो गया। मैं गया, बोले हो जा, व्हाई यू डू ऑल दीस थिंग्स? मैंने क्या हुआ सर? यू आर आस्किंग मी टू हैव अ गर्लफ्रेंड। अरे मैंने कहा नहीं सर, ये है नहीं सर। नो सर, ही वाज सेइंग सर। तो करोल बाग जो जगह है दिल्ली में, करोल बाग में बाजीराव तो है ही है, पीछे गंगाराम भी है, हॉस्पिटल है, और उसके ठीक पीछे एक मेंटल हॉस्पिटल भी है कि पढ़ते पढ़ते पागल हो गए तो यही एडमिट करा देंगे। और इन तीनों चीजों के बगल में एक तालकटोरा स्टेडियम है, बुद्धा पार्क। वहां प्लेयर्स आके सुबह 8 बजे से बैठते हैं, रात 8 बजे तक। वहां वो नहीं पूछते कि कितने घंटे बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है। जहां तुम्हें मजा आता है वहां तुम टाइम नहीं पूछते। मैंने कहा सर मैं इसको यही बात पूछ रहा था कि अगर तेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं बता दूं तुझे कि तू उसके साथ जब बैठता है तो ये सोच के बैठता है कितनी देर बैठना है। तू तो मनाता होगा कि भगवान सूर्य मर जाते तो कभी दिन खत्म ही ना हो, तू तो ये सब मनाता होगा। तो मैंने कहा सर बस इतनी बात इसको मुझे समझानी थी कि व्यक्ति को जहां मजा आता है वहां वो टाइम कभी नहीं पूछता। और जिस चीज में आप एक्सेल करना चाहते हो, अगर आपने उस चीज को मजा बना लिया तो आप डेफिनेटली एक्सेल करोगे। यही फॉर्मूला ही है और कोई फॉर्मूला नहीं। तो एजुकेशन का जो दूसरा पिलर है वो है बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, भगत सिंह जी के बेसिक्स क्लियर हैं कि अगर इस देश के किसान और मजदूरों को उनका हक दिलाना है तो जो प्रोडक्शन यूनिट है उस पर उनका कब्जा होना ही चाहिए। कौन सा मॉडल? लेनिन मॉडल। किसकी फिलॉसफी? मार्क्स की फिलॉसफी। तीसरी चीज जो एजुकेशन के साथ जुड़ी बहुत प्यारी, अभी आईएएस का इंटरव्यू चल रहा है, तो हम जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो बोर्ड बनाते हैं, मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। तो मैंने कहा यार सूर्य को भगवान कहा गया बहुत सारी कल्चर्स में, चंद्रमा को क्यों नहीं? चंद्रमा को इतनी वैल्यू क्यों नहीं मिलती? तो बड़ी सारी कहानियां बताई, ऐसा वैसा फलाना। मैंने कहा भगा देंगे तुमको मार के सब, और बहुत मारेंगे और मुझे भी बुलाएंगे कि 2 डंडा तुम भी मार लो। बड़ी सिंपल सी रीजन है, अगर सूर्य को हम इस धरती से हटा दें तो फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस मतलब एनर्जी ऑफ दिस अर्थ। भगवान है, ये है एजुकेशन का काम। बड़ी प्यारी चीज है एजुकेशन। सर मैंने एक बात कही, आपने मुझसे पूरा पूछा नहीं। मैंने स्कूल तक पढ़ा नहीं, पढ़ाई नहीं की, इंटरेस्ट नहीं था। मैं पूछता था टीचरों से क्यों पढ़ना चाहिए, तो बोलते थे साहब पढ़ लोगे तो नौकरी लग जाएगी। मैंने कहा फिर? बोले फिर शादी हो जाएगी। मैंने कहा नौकरी मुझे करना नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि भाई देख नौकरी करके तू एक कायदे की शर्ट तो नहीं पहन सकता दुनिया में, मत करना नौकरी। और बोले तुम्हारे क्लास में कितने लड़के? मैंने कहा 51। बोले सब तो कर रहे हैं, सबका गोल तो यही है ना। मैंने कहा ना कि मेरे फादर ने मेरी लाइफ को शेप किया, लेकिन जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा तो वहां मुझे बड़े शानदार शानदार टीचर थे, खासकर एचएस उपाध्याय सर। जब मैंने उनसे पूछा कि सर क्यों पढ़ना चाहिए, बोले दिमाग को जिंदा करने के लिए, क्योंकि जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। मेरे घर में 2 फोटो है, एक दुर्योधन की, पूरा शरीर मजबूत है, दिमाग खराब है, अपना भी मारा गया, उसका पूरा परिवार साथ में मारा गया, जो जो उसके साथ खड़े हुए सब मारे गए। और दूसरी स्टीफन हॉकिंस की, शरीर खराब है पर दिमाग ठीक है। शरीर खराब है, आपको शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि उस आदमी को 51 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो लास्ट कहानी ये है, और वहां पे सीआर दास ने कहा कैसे
कैसे बुलाओगे लोगों को बाहर? बोले हम बुला लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और हजारों लोग आएंगे सड़क पर। अरे बोले कुछ हिंट तो दे दो। बोले हिंट, अकाली मूवमेंट इन पंजाब 1920 पंजाब में एक मूवमेंट चल रहा था, अकाली मूवमेंट। तो बोले अकाली मूवमेंट इन पंजाब, तब तो लोग पंजाब में ही बाहर आएंगे, बाकी देश में? बोले हिंट है, हिंट ही तो मांगे थे। तो सीआर दास ने कहा मोतीलाल नेहरू से कि आदमी क्या करना चाहता है? बोले कुछ नहीं करना चाहता, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन उस कहानी में, उस प्रपोजल में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। कौन सा? बोले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे इंडिया में चलाना है और अकाली मूवमेंट इन पंजाब को आप सपोर्ट करोगे। उसका मतलब क्या हुआ? तो भैया मैं दिल्ली आया, जुगाड़ से मेरे पिताजी ने कहा क्या करना यार? मैं कहा कोचिंग सेमिनार। जाओ। उन्होंने मुझे इन सब चीजों के लिए मना नहीं। मैं जब आईएएस की तैयारी करने गया तो मुस्कुराए मुझे देख के। और हर आदमी को आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, हर आदमी को, हर आदमी को आईएएस एक बार इंडिया में यूपीएससी की तैयारी करनी ही चाहिए। अब तो 7-8 हजार रुपए का कोर्सेज मिल रहा है, अब तो महंगा भी नहीं है, अब तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। यूपीएससी की तैयारी करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, आप आईएएस बन रहे नहीं बन रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हमारे रोहित सर यहां बैठे हुए हैं, इनसे पूछो कि जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है ना, वो शायद इनको यूपीएससी की प्रिपरेशन ने ही सिखाया होगा। देखो तुम्हारे सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल बैठा हुआ है, 21 रैंक इन आईएएस, बड़ी बात है यार। 10 लाख तो प्रीलिम्स देते हैं, पहली बात प्रीलिम्स का दरवाजा खोलना ही मुश्किल होता है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज को जीवन में लगाना कैसे है। भाई तुम्हारी फाइल पड़ी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के क्लर्क के पास, वो दस्तखत ही नहीं करता, तुम जब चाहते हो बैठा ही रहता, और तुमने न्यूटन का पहला लॉ लगा दिया, a body at rest will be at rest until and unless external force is applied। और तुम मिलने गए और फाइल में तुमने 10,000 रुपए रख दिए। उसने कहा सर कहां कहां दस्तखत करूं? बोले फाइल में करते, बस रहने दे। सर मुंह में भी कर लूं? नहीं, रहने दे। दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जब आप अपनी ज्ञान को इस दुनिया में जीने के लिए इस्तेमाल करते हो। करनी, एकदम करनी चाहिए एप्लीकेशन, क्योंकि पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन सिर्फ एक चीज सिखाती है कि भाई, सिर्फ एक चीज, डीएम से क्या लेना देना। डीएम कोई नॉलेजेबल आदमी होना, ऐसा ना कि डीएम को पीएचडी होना चाहिए। दिल्ली में दंगा हो गया, अब आईपीएस जो है वो लाइब्रेरी भागेगा कि जाके ढूंढे कि किताब में दंगे के समय क्या करना है, तब तक दिल्ली खत्म हो जाएगा। वो जो उसका प्रैग्मेटिक डिसीजन होगा, डिसीजन ऑन द स्पॉट डिसीजन, वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ही सिखाती है। नॉलेज होना, पढ़ना, लिखना और उसे अप्लाई करना। तो दिल्ली आया सेमिनार के लिए, सेमिनार तो कहीं था नहीं, मैं 2 दिन सीपी में टहलता रहा, कहीं कुछ बात ही नहीं थी। लौट के गए तो उस लड़के ने पूछा और मजा आया दिल्ली में? मैंने कहा बहुत मजा आया, तू तो यार झूठी बातें बोलता है, आधी कहानी सुनाई थी तूने। बोला क्या हुआ? मैंने कहा तू कह रहा था यार वहां लड़के हाथ पकड़ लेती सीपी में। बोला हाँ। मैंने कहा एक तो आके मुझे लिपट ही गई एकदम से। लोग तुमको इतनी कहानियां सुनाए तो उनको इतनी सुनाओ, ब्याज दो लोगों को, खाली हाथ किसी को मत जाने दो। $5,000 का सवाल है कि एनसीएम से अकाली मूवमेंट का क्या रिलेशन हो सकता है। तो 4 बातें मैं आपको बता के जा रहा हूं, 4, और बिंदास जीवन जियो, डरो मत, रिस्क लो। और रिस्क के साथ एक बड़ी प्यारी बात है,
बहुत प्यारी। मेरे साथ मेरे कोलीग है, उन्होंने मुझसे कहा था मैंने टिकट लिया हम आपकी पार्टी से, तो उन्होंने मुझे फोन किया, अरे क्या कर रहा हो, कैरियर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा तुझे चंदा देना चाहिए, तू राय दे रहा है? इतना मारेंगे घर में बंद करके तुमको। रिस्क लेना सीखो, पर वो रैशनल रिस्क होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा बाप शेर से लड़ गया था, बोला क्या हुआ, बोले चीर फाड़ के कहा गया। रिस्क लो, रिस्क। मैं कुछ नहीं पता था, हमने आईएएस की तैयारी की, उससे मुझे बेनिफिट किया। हर वो चीज 98% लोग इस दुनिया में रिस्क नहीं ले पाते, लेते ही कहते भैया हार गए तो बेइज्जती हो जाएगी। और 3 लोगों की इज्जत नहीं होती, एक स्टूडेंट, एक भिखारी और सन्यासी। अगर इन्होंने इज्जत का ख्याल किया तो इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। तुम किसी के दरवाजे पे गए, भीख मांगने के लिए, बोले भैया भीख दे दो, हम मुगल फैमिली से हैं भैया, हमें भीख दे दो भैया, इज्जत से देना। बिंदास। संघर्ष एक समय ऐसा होता ना जब तुम्हारा जो स्ट्रगल है उसमें मजा आने लगता है। संघर्ष जीवन में कभी खत्म नहीं होगा, कभी। इट्स अ नेवर एंडिंग गेम। बस एक चीज आपके जीवन में होगी, जब आप स्ट्रगल करोगे, स्ट्रगल करते 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 एक समय ऐसा आएगा आपको संघर्ष में मजा आने लगेगा। और जिस दिन आपको संघर्ष में मजा आने लगा, उसके बाद आप इनविंसिबल हो जाओगे, फिर आप कभी नहीं हारोगे। तो रैशनैलिटी इन एजुकेशन पहला फीचर, बेसिक्स इन एजुकेशन दूसरा फीचर, तीसरा 3 कहानी सुनाई थी, अभी सुनाई, विजन। कोई भी काम करना है ना, उसके पीछे एक विजन होना बहुत जरूरी है। अगर विजन नहीं है तो आपका काम कभी नहीं पूरा होगा। और चौथा, उससे 5,000 रुपए टिकट हुए हैं। आप मुझे सोच के बताना, अपने मैनेजमेंट में लिख के दे देना, कोई बात नहीं। कहानी मैंने आपको सुना दी है कि अकाली मूवमेंट का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्या लेना है। और मैं आशा करता हूं कि आप सब, अरे इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है यार, तुम तो खो गए उस क्वेश्चन के आंसर में। हाँ भाई कुछ बता रहे थे, चलो बता दो, अच्छा बता दो, नहीं तो कहोगे 5,000 रुपये बचा के चले गए। चलो बताओ। नहीं, मैं पूछ रहा था अकाली मूवमेंट का एनसीएम से क्या रिलेशन है? अकाली मूवमेंट सिख को उनके गुरुद्वारा पे कंट्रोल दे रहा था, तो उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोल रहे थे तो उनके पास भी एक रीजन था कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। चौथा शब्द है कॉन्सेप्ट्स। मैंने अभी बोला उस बात को, R=I। यही आंसर गांधी जी ने दिया CR दास को कि R=I। किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट जोड़ना है तो गांधी जी ने क्या किया 1920 में, लोकल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। कौन से इश्यूज? देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया, इंडिया है ही नहीं, नेशन आज है ना इंडिया। 1920 में इंडिया वाज नॉट अ नेशन, तो नेशन है ही नहीं। 90% आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, 90% आर सफरिंग फ्रॉम इलिटरेसी, और उनको बाहर बुलाना है। लोकल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। तो पंजाब में कौन सा मूवमेंट चला? अकाली मूवमेंट। तो यूपी में कौन सा मूवमेंट चला? एकता मूवमेंट। तो असम में कौन सा मूवमेंट चला? कुली मूवमेंट। ये 4 शब्द, ये 4 शब्द आपको एक कॉन्शियस सिटीजन बना देंगे। हमारा आज का थीम ही यही था, क्लासरूम टू कॉन्शियस सिटीजन। तो आपने इतनी शांति से मुझे सुना, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका कोई डाउट है? जो डर गया समझो मर गया। ये हराने वाला बोल रहा है। पता है, ये प्रोग्राम ही मैं शुरू करने जा रहा हूं। मैं इस प्रोग्राम को ही शुरू
शुरू करने जा रहा हूं। मैं शायद एकमात्र आदमी होऊंगा जो टिकट मांगने नहीं गया था किसी पार्टी से। राजा एक क्वालिटी है। मुझे पार्टी ने बुला के टिकट दिया था, भैया जब तुम अपने शर्तों पर जीते हो, यानी गद्दी पर चाहे हम रहे चाहे मुन्ना, नियम सेम रहे। थोड़ी और स्पीड रखा यार। किसी का कोई सवाल है? एक दो लोग सर मैं नहीं पूछूंगा। सर सवाल हम अभी सारे स्पीकर्स के बाद में रखेंगे, सेशन उसके बाद लेंगे। मैं चाहूंगा आप सारे लोग की एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियां थोड़ी कमजोर है, जोरदार तालियां। बहुत ही अद्भुत सर के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद सर। So I request technical team to kindly play the video for our Roja sir. आवाज नहीं आ रही। तो सोच लेता हूं या कोई दानी दे 1 किलो भैया 100 करोड़ रख लो। 26 का चुनाव भाजपा से लड़ो, मैं कभी भाजपा से नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं लड़ूंगा। इंडिपेंडेंट अगर लड़ूंगा तो ऐसे लड़ूंगा नहीं, लेकिन कहीं से फिर डंडा दिया 100 करोड़ रुपए तो सोच लेता हूं या कोई दानी दे 1 किलो भैया 100 करोड़ रख लो। 26 का चुनाव भाजपा से लड़ो, मैं कभी भाजपा से नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं लड़ूंगा। इंडिपेंडेंट अगर लड़ूंगा तो ऐसे तो लड़ूंगा नहीं, लेकिन कहीं से फिर डंडा दिया 100 करोड़ रुपए तो सोच लेता हूं। थैंक यू। या कोई दानी दे 1 किलो भैया 100 करोड़। तो सर इसमें 100-200 करोड़ की बात हो रही है, तो ये सवाल मेरा नहीं इन बच्चों का है कि इनको पार्टी कब मिल रही है? 2029 में मैंने राजनीति में संन्यास लिया है, चुनाव लड़ने से संन्यास नहीं लिया। हाँ क्या बात है। पार्टी हम खुद बनाएंगे। हाँ एकदम आप बिल्कुल अपनी पार्टी बनेगी। और हम लोग यही यहाँ पे विचार कर रहे हैं कि टीचर्स अपनी खुद का एक पार्टी बनाएंगे। इसमें चर्चा बहुत पहले से चल रही है, लेकिन वो टीचर्स होंगे जो क्रांतिकारी होंगे, जिनको पता है कि सिर्फ शास्त्र नहीं पढ़ना है, शस्त्र भी उठाना है। क्या बात है। अब अभिनय सर को भी साथ में लेना है। और सर उनका लीडर कौन होगा? नहीं हम तो रथ चलाएंगे, बाण यही चलाएंगे। थैंक यू हिमांशु जनरल। अब इसी कड़ी में अगला सवाल आप सबके समक्ष लेकर आ रहे, जो की है जो पूरे सेशन को शुरुआत से होस्ट भी कर रही थी। Sir, you have recently been with the Emerging Educator of Digital Bharat Award in 2025 by the Honorable Union Education Minister. So first of all,